हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपके साथ चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र आयोग बनाया गया है, उसका किस प्रकार की स्ट्रक्चर, किस प्रकार की समस्याओं को उसको चुनाव कराने के दौरान समस्याओं को फेस करना होता है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए भारत के संविधान में किस प्रकार के प्रोविजंस हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आर्टिकल 324, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो हमको वर्डों पर फोकस करना है वो है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ दे सकते हैं पूरा सुपरिंटेंडेंस, उसको किस प्रकार से डायरेक्शन देनी है किसी भी चुनाव को और किस प्रकार से उसको कंट्रोल करना है चुनाव को, ये सारे अधिकार जो है कि इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं। आर्टिकल 324 को आप पढ़ भी सकते हो। द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, किस चीज़ की कंट्रोल? प्रिपरेशन की एंड इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि कौन कौन व्यक्ति को चुनाव के लिए हमको फिक्स करना है, उन सारे व्यक्तियों को, और चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए। और इसके अलावा चुनाव ही नहीं बल्कि ऑल इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, जितने भी पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं या भारत की राज्यसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, वो सारे इलेक्शन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही कराए जाते हैं। और इसके अलावा जो इलेक्शन होते हैं, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, इन सारे इलेक्शनों को कराने का अधिकार एक स्वतंत्र निष्पक्ष आयोग को दिया गया है। तो उसी आयोग को हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो आपको दोस्तों इसमें आर्टिकल 324 को ध्यान रखना है और उसके वर्णों पर कुछ फोकस करना है। तो चाहिए चलो हम आगे देखते हूँ इसके बारे में और महत्वपूर्ण बात है। यहाँ हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन, किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में सबसे जो चीफ व्यक्ति होता है वो चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। इसके नीचे दो आपके कमिश्नर होंगे, उनको इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा जो स्टेट पे कमीशन होती हैं उनको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, वो जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। जैसे कि आप देख सकते हो राज्य सरकारों में जो न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत के जो चुनाव वो भी कराए जाते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं मेंबर के बारे में कि इसकी मेंबर की स्ट्रक्चर कैसी रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आइदर सिंगल मेंबर हो सकती है और मल्टी मेंबर बॉडी भी हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हो 1989 से पहले क्या किया गया था कि इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नरों को इलेक्ट किया गया था, लेकिन इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद 1989 में बॉडी को दोबारा से सिंगल मेंबर बना दिया गया था। लेकिन फिर दोबारा जैसे कुछ समस्याएं आई जिनका हम डिस्क्रिप्शन हम उस समय की हिस्ट्री के दौरान देख सकते हैं कि उस समय क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी जिसके दौरान ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन आफ्टर 1993 बॉडी को मल्टी मेंबर बना दिया गया। आज भी हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन की बॉडी मल्टी मेंबर है, इसमें 3 मेंबर होते हैं। इसमें से एक व्यक्ति को हम जो चीफ होता है उसको चीफ इलेक्शन कमीशनर होता है, वो प्रीसाइड करता है, यानी कि वो उसकी प्रेसिडेंटी में ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा ऑल हैव इक्वल पावर, यानी तीनों की पावर जो है कि इक्वल होती है। बस वो प्रीसाइड करता है, यानी मीटिंग पे चेयरमैन वही होता है चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर। इसके अलावा हम इसके अपॉइंटमेंट को देखें तो अपॉइंटमेंट जो है कि हमारा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इसमें एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। लेकिन इस में ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया जाता है कि हमें इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यदि इसको एडवाइस देनी है प्रेसिडेंट को, तो उसमें हमको एडवाइस में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन को भी इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि रूलिंग पार्टी किसी भी प्रकार का फेवर न कर सके इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में। तो यहाँ पर जैसा कि आप देखोगे कि CBI की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कमिश्नर होते हैं, तो उनका भी CBI के इलेक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा उसको सलाह दी जाती है इलेक्शन के लिए। तो इस प्रकार से हम ये स्ट्रक्चर हम समझ चुके हैं इलेक्शन कमीशन की। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यदि किसी भी पार्टी को किसी भी प्रकार का संदेह इलेक्शन कमीशन पर होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी दी गई है उसके टेन्योर को भारत के संविधान में। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, या फिर उनकी ये 65 हो जाएगी, जो भी पहले हो जाए, या तो एज 65 हो जाए या 6 ईयर का उनका कार्यकाल हो जाए, तो उनको अब हटा दिया जाता है, उनका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा यदि उनको हटाना है तो सिर्फ ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा यदि बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों ही हाउस राज्यसभा और विधानसभा उसको ऐसी इस प्रकार की रिकमेंडेशन दें विद स्पेशल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है। ये बहुत ही डिफिकल्ट
पाना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा टेन्योर को सिक्योरिटी दी गई है। और इसका बात के लिए इंश्योर किया गया है कोई भी रूलिंग पार्टी उसको अपनी ही मर्जी से हटा ना सके यदि इलेक्शन कमिश्नर किसी भी प्रकार का उसकी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा हो। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा खासा सिक्योरिटी दी गई उसके टेन्योर को और इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट होने के लिए। तो यहाँ पे चलिए और दोस्तों आगे हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या होते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ आप जैसा कि देख सकते हो ये सुपरवाइज करती है, यानी कि पूरा निर्धारण करेगी प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट, यानी कितने वोटर व्यक्ति वोट देंगे, किन लोगों को एक्सक्लूड किया जाना है, जो व्यक्ति मर गए हैं उनकी लिस्टों को निकाल देना है, और जो व्यक्ति इंक्लूड होने हैं, जो एलिजिबल व्यक्ति हैं उन सभी को इंक्लूड भी कराना इसी की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा टाइमिंग ऑफ इलेक्शन किस समय होंगे, इसके अलावा इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल क्या रहेगा, टाइमिंग मतलब किस समय से शुरुआत हो जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कब नॉमिनेशन कराया जाएगा कैंडिडेट का, नॉमिनेशन की लास्ट डेट कब होगी, और उस नॉमिनेशन की स्क्रूटनी यानी कि जांच अच्छे तरीके नहीं, और उसके यदि तुमने जो कि नॉमिनेशन कर दिया है तो इसका विथड्रॉल तुम कब तक कर सकते हो। इसके अलावा जो डेट ऑफ पोलिंग है, किस दिन जो है कि व्यक्ति अपना वोट डालेंगे, बैलेट की काउंटिंग किस दिन होगी, और इस प्रकार रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी सारी जो टाइमिंग शेड्यूल है ये विभिन्न प्रकार का इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन भी कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है किसी भी इलेक्शन को, या तो पूरे देश में चाहे तो पूरे देश के इलेक्शन को ख़त्म कर सकती है, स्टेट के वो कर सकती है, और यदि किसी भी प्रकार के रीजनेबल ग्राउंड मिले हैं तो पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी यानी किसी भी एक चुनावी क्षेत्र के इलेक्शन को भी रद्द कर सकती है। और यहाँ पे और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने का सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिससे कि सारी पार्टियाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर सकें। इसके अलावा ये ऑर्डर भी कर सकती है रीपोलिंग और रिकाउंटिंग के लिए, यदि इसको ये पाया गया कि किसी भी पोल पर गलत तरीके से काउंटिंग की गई तो वहाँ विभिन्न प्रकार के ऑर्डर भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के ये फंक्शन हो गए इलेक्शन कमीशन के। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को किस प्रकार की अपने कंडक्ट में डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई भी जब मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया होते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यक्ति जो है कि खूंखार होते हैं, उनको मिलिटेंसी आतंक मचाए रहते हैं, जिस प्रकार आप जम्मू कश्मीर में देख सकते हो, असम में, पंजाब में तो 1951 से लेके अब तक कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो ये यहाँ पर देखो यहाँ बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, जैसे कि जब चुनाव के बीच में ही 1991 में प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी का असैसिनेशन यानी कि उनकी हत्या कर दी गई। तो यहाँ भी बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ी थी इलेक्शन कमीशन को किस प्रकार से चुनाव को कराया जाए, या इसको पोस्टपोन किया जाए या कैंसिल किया जाए। और ऐसी ही समस्या 2002 के इलेक्शन में हो गई थी, क्योंकि राज्य की वहाँ पे गुजरात असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर दंगे हो चुके थे और इसी ही दौरान जो है कि इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने थे। तो ये बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव को डिले कर दिया था, और उसने ये ग्राउंड दिया था कि यहाँ पर वॉयलेंस ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर फ्री नहीं है जिसमें एक इलेक्शन कराए जा सकें। तो इस प्रकार से इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सही भी दर्शाया गया था और वहाँ पर इलेक्शन डिले हो गए थे। ये बिल्कुल एक सही डिसीजन रहा था इलेक्शन कमीशन का। इसके अलावा अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों ये है इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो किस प्रकार के, जैसे कोई भी डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे इलेक्शन में कोई भी फ्री और फेयर नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ कमियाँ हो जाती हैं। तो हमेशा हमको कीप सर्चिंग यानी कि हमेशा सर्च करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जा सकें। और इसी प्रक्रिया में कई प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न डिस्कस किए गए हैं कि क्या क्या किया जाना चाहिए जिससे कि इलेक्शन और भी अच्छे तरीके से किए जा सकें। तो कुछ लोगों ने ये भी प्रपोजल दिया है जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसको चेंज करके सम वेरिएंट किया जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का, जिससे कि इस प्रकार से उसको फॉर्म किया जाना चाहिए कि कोई भी पार्टियों की जो सीट्स हैं उसके बोर्ड जिसका जितना उसका परसेंटेज है उसी के शेयर से आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जो प्रोविजन है कि 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए असेंबली में। इसके लिए संविधान में कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए जिससे औरतों को भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन मिल सके भारत की पार्लियामेंट में। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये कंट्रोल ऑफ मनी है। ये कंट्रोल ऑफ मनी के लिए आज भी कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि आज भी गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू करती है। बॉन्ड इश्यू करने के क्या क्या तरीके हैं, किस प्रकार से किए जाने चाहिए, इस प्रकार के भी कई जो है रिफॉर्म आज की तारीख में किए गए हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पूरी जो मनी है वो सरकार के द्वारा एक स्पेशल फंड से पी जानी चाहिए और पार्टियों का कोई रोल नहीं होना चाहिए चुनाव के दौरान इलेक्शन कराने में। इसके अलावा
कुछ ये भी एक सजेशन आता है कि जिन व्यक्तियों के पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उन व्यक्तियों को भी चुनाव से देने से बैर कर देना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि अभी इसी 2019 के इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन सभी लोगों को आपको पब्लिश करना पड़ेगा चुनाव में जो लोगों के पास किसी भी प्रकार का उनके ऊपर क्राइम या केस चल रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो में हमने मुख्य रूप से चुनाव आयोग के बारे में पढ़ा। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।